तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं महाराणा प्रताप के बारे में वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा अलग से। तो आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इन्हें हिंदुओं का शेर भी कहा जाता है। 15वीं सदी में जब अकबर का शासन हिंदुस्तान पर यानी मुगलिया सल्तनत पे आया, उस समय बहुत ही यहाँ पे चित्तौड़ में बहुत निंदनीय घटना घटी। कैसे घटी कैसे नहीं घटी, इसके दो दो पार्ट में, मतलब कि मैं अलग से वीडियो नहीं लाऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। एक तो महाराणा प्रताप के परिवार के बारे में, वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार में भी कई सारी ऐसी चीजें होती है जो मतभेद होती है। दूसरी चीज अकबर से रिलेटेड। तो फिलहाल में हम जो बात करेंगे वो महाराणा प्रताप के परिवार के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। 9 मई कब उनका जन्म हुआ था? 9 मई 1540। ठीक है, 1540 में। एक मिनट 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में यह भी बताया जाता है कि उनका जन्म से ही कुछ अलग तरीके का शरीर था, काफी बलवान, बड़ी बड़ी आंखें, और मतलब एक अलग टाइप का, जैसे नॉर्मल बच्चा जैसे जन्म लेता है, और उनका जन्म एक अलग तरीके से था। ठीक है। तब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। कहाँ की राजधानी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। अब ये वहीं पे इनका जन्म होता है। ठीक है। तो इनकी माताजी का नाम जयवंता बाई। क्या नाम था इनकी माता का नाम? जयवंता बाई। अभी पिताजी का नाम तो आप लोग जानते भी होंगे कितने लोग, और कितने लोग भी नहीं जानते होंगे। महाराणा उदय सिंह। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह। उदय सिंह की 25 पत्नियां, अरे 22 पत्नियां थी लगभग, ऐसा अनुमान तो बताया जाता है, लेकिन 25 पुत्र थे। ठीक। उनके 25 पुत्र थे। अरे हाँ, 25 पुत्र, 22 पत्नियां लगभग बताया, 21 या 22 ये बताया जाता है। ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। ठीक है। कईयों में तो बच्चों का नाम भी 26 हो गए। तो बड़ा भाई कौन था इनके में? बड़ा भाई इनमें महाराणा प्रताप ही थे, लेकिन फिर भी उनको राजा नहीं बनाया गया। उस समय ऐसा क्यों किया गया? इनके बारे में जब महाराणा प्रताप मतलब बड़े होते हैं, तो जब राजा और राज्याभिषेक की बात आती है कि उससे पहले राजा क्या करते थे, अपने उत्तराधिकारी घोषित किया करते थे। तो उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को घोषित नहीं किए। कौन? राणा उदय सिंह, जब उनकी डेथ होने वाली थी। ठीक है। तो जब वो डेथ होने वाली थी तो वो उस समय घोषित नहीं किया। और किसको घोषित किया उन्होंने? जगमाल को। उनका एक पुत्र था जगमाल। महा पियक्कड़ और अय्यासबाज और डरपोक नंबर 1। डरपोक नंबर 1, पियक्कड़, अय्यासबाज, यही सब करता था। और इसकी माताजी का नाम धीरबाई था। क्या नाम था? धीरबाई। इसकी माता जी का नाम धीरबाई था। धीरबाई सबसे प्रिय पत्नी थी राणा उदय सिंह की। सबसे प्रिय पत्नी किसकी थी? राणा उदय सिंह की प्रिय पत्नी कौन थी? धीरबाई। इनको ज्यादा मानते थे। तो इस चीज का फायदा उठा के
धीर भाई ने अपने पुत्र जगमाल को क्या करा लिया, घोषित, वहां का राजा घोषित करा लिया। तो कई बार इस समय इन चीजों में होता है झगड़ा, तो वो एक्सपायर कर जाते हैं। कौन? उदय सिंह। उदय सिंह एक्सपायर कर जाते हैं 1572 में। कब? 1572 में एक्सपायर कर गए। कौन? राणा उदय सिंह। और जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो उनको क्या होता है कि अब इधर इनकी मतलब अर्थी भी निकल के कहीं अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उधर जगमाल अपना राज्य अभिषेक कराता है। ये बात लोगों को पसंद नहीं आती है। दूसरी चीज, सारे जितने भी गवर्नर थे, जितने भी महल के लोग थे, वो लोग चाहते थे कि राणा उदय से महाराणा प्रताप राजा बने, क्योंकि योग्यता उन्हीं में थी और इसके में थी नहीं। तो ये बात को जान के तो क्या हुआ कि इनको गोगुंदा के पहाड़ियों पे, कहा? गोगुंदा के पहाड़ियों पे महाराणा प्रताप को क्या बना दिया गया, वहां उनका राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक करने के बाद, राज्य अभिषेक हो गया, उसके बाद इनको क्या किया गया कि कहा गया कि आप चलिए और महल में आक्रमण कीजिए। किसके खिलाफ? ये जगमाल के खिलाफ। जगमाल के खिलाफ आक्रमण हुआ और छोटी सी टुकड़ी लेकर उन्होंने जगमाल को बाहर बिखेर दिया। बाहर बिखेरने के बाद वो जाके अकबर से मिल जाता है और अकबर की ओर से वो महाराणा प्रताप से युद्ध भी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें, इतनी सारी कहानियां इन सारी चीजों में होती हैं। ये मैंने बताया था 1 पार्ट। अब मैं आऊंगा सेकेंड पार्ट पे कि क्या अब ये राजा नहीं बने थे, तब की बात होगी। राणा उदय सिंह फिर आएंगे इस कहानी में। ठीक है, अभी इनकी फैमिली मैटर्स को आपने समझ लिया कि कैसे ये राजा बने, किस तरीके से, किन परिस्थितियों में राजा बने। अब हम समझेंगे कि अब राजा तो बने, लेकिन वो राणा उदय सिंह के साथ और अकबर के साथ, महाराणा प्रताप के साथ, अकबर के साथ युद्ध क्यों और कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलो, ये सारी चीजें, एक चीज जान लो कि बहुत ही अब आप लोगों को आज अगर जो अकबर को बहुत अच्छा मानते हैं, अब बुरा मानने लगेंगे। अक्टूबर 1567 से लेके 1568 तक, फरवरी 1568 तक, अक्टूबर 1568 टू फरवरी 1567 है यार, यहाँ पे सॉरी 68। ये जो चीज थी, ये डेट, इतने के बीच में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था और इसमें घेराबंदी भी की थी। राजा उदय सिंह को कई बार समन भेजा गया, कई बार बोला गया कि भाई आप आ जाओ मेरे साइड, आप मुगलिया सल्तनत के उसमें आ जाओ। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हम अधीनता आपकी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कई बार बोला गया, कई सारे राजपूत राजाओं को इवन उसने भेजा था कि आप आइए, अब मुगल सल्तनत के अधीनता स्वीकार कर लीजिए। राणा उदय सिंह अपने टाइम पे, अभी महाराणा प्रताप की बात नहीं हो रही, राणा उदय सिंह की बात हो रही, तो राणा उदय सिंह ने साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अकबर बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधित हुआ, खुद ही लगभग 10,000 की सेना लेके, कितनी? 10,000 की सेना, छोड़ो 10,000 को लिखने की क्या जरूरत है, 10,000 की सेना लेके क्या करता है, चित्तौड़ पर हमला करता है। हमला कर दिया। पहले तो ये 1607 में अक्टूबर के महीने में आता है, यानी कि ठंडी के महीने में आता है। चित्तौड़ में घेराबंदी करता है, रसद, अब जब चारों तरफ से महल को घेर दिया तो रसद सामान सब कुछ, खाना पीना बंद होगा, तो लोगों को नीचे आके लड़ना होगा। और जब ये लोग नीचे महीनों अकबर ने वेट किया, वेट करने के बाद जब वो लोग नीचे आए, तब दरवाजा खोल के लड़ना स्टार्ट किया,
तब उसने क्या किया, बहुत भारी पड़ गया, उसमें काफी लोग मारे गए इस युद्ध में। तो 67 में वो आया था अक्टूबर में, और 68 में ये सारा कारनामा उसने किया। इस समय उसने 10,000 की सेना लेके आई थी। उसने महल में महज 3 से 4 हजार लोग थे, सैनिक सब लोगों को मिलाकर 3 से 4 हजार लोग थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी और अन्य लोग थे। राणा उदय सिंह को उस समय सेफली तरीके से जब युद्ध हो रहा था तो भगा दिया गया था, हटा दिया गया, क्या आप हट जाओ, हम लोग लड़ रहे हैं, सेफली निकाल दिया गया था। लेकिन उस समय राणा उदय सिंह के दो काफी सिपह सलार जी कहेंगे या फिर भरोसेमंद थे, जयमल और पत्ता, जो वीरों के भांति लड़े और वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने अकबर को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली, यानी कि उसने चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार तो जमा लिया, चित्तौड़ के किले पर उसने अपना अधिकार पूरी तरीके से जमा लिया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वहां की जितनी भी महिलाएं थी, कुछ राणा उदय सिंह के परिवार को छोड़कर बाकी सारी महिलाओं ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। लगभग 700 महिलाएं, 700 महिलाओं ने और न जाने कितने बच्चों ने, ये चित्तौड़ का तीसरा जौहर है, ये चित्तौड़ का तीसरा जौहर है। सोचो यार, इनकी वजह से जौहर हुआ, 700 महिला जल जाती हैं, न जाने कितने बच्चे जलते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है। अभी तो ये ट्रेलर है, मैं कह तो रहा हूं, अभी इसने ट्रेलर बताया हूं, अब मैं बताता हूं पिक्चर। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक वो है कि मैं कह रहा हूं। अब देखो, लगभग 40,000 40,000 लोगों की हत्या करवा देता है। कौन? अकबर। ये सारे कारनामे और खून खराबे का जिम्मेदार कौन है? अकबर। तुम्हें किला जीतना था, तुम जीत लिए होते। चलो मैं मानता हूं कि ये लोग अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जौहर कर ली, लेकिन ये 40,000 जनता को मारने की क्या जरूरत थी इस बेवकूफ को? इतना निर्दयी इंसान था कि तुम किसी का राज्य, कोई राजा अपना राज्य नहीं देगा तो तुम जबरदस्ती तो छीन भी रहे हो। वहां की जनता, मासूम जनता को मार दिए। ऐसा कौन सा राजा है भैया? इतने घटिया किस्म के राजा को अगर आप लोग कहते हैं बहुत महान है, धर्म निरपेक्ष है, तो मैं कह दूंगा कि शैतान भी है। यहां तो शैतान भी है। अगर धर्म निरपेक्ष है तो शैतान भी तो है। अगर किसी धर्म को नहीं मानता तो शैतान है, तो वो शैतान था। ठीक, 40,000 लोगों को मार देता है। बहुत, ये सारा रक्तपात देखकर, महाराणा प्रताप को सुनने के बाद, देखने के बाद, ये सारी चीजें सुनने के बाद उनके मन में मुगल सल्तनत और अकबर के प्रति बहुत ही गुस्सा और क्रोध भर जाता है। क्रोध भरने के बाद सिलसिला ये होता है कि धीरे धीरे अकबर, उन्होंने, महाराणा प्रताप ने इनके रसद सामानों पर, जो मुगल सल्तनत के आते थे जाते थे चित्तौड़ में, तो उनपे इन्होंने क्या किया, छापेमार युद्ध का स्टार्ट किया। छापेमार युद्ध, झट से गए, मारे, खत्म किए, सब कुछ लूट के लेके चले गए। काफी दिन ये चीजें चलती रही, बहुत परेशान था। इस बीच जब ये युद्ध खत्म हो रहा था, तब उदय सिंह को उदयपुर में क्या किया गया कि उनको, वो चले आए और उदयपुर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन? राजा उदय सिंह। फिर वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, फिर राणा प्रताप राजा बनते हैं। तो ऐसा ही होता है, छापेमार युद्ध करते हैं, बचपन से ही मुगलों को परेशान करना, ये सारी चीजें करना। तो महाराणा प्रताप को एक चीज पता था कि किसी न किसी दिन मैं अकबर से सीधी तौर पे युद्ध करूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि अकबर खुद नहीं आएगा। और
अकबर को ये भी पता था, लेकिन देखो यहाँ 700 महिलाएं जल जाती हैं, 40,000 लोगों को मार देता है। इतना बुरा काम करने के बाद अगर किसी के मन में क्रोध नहीं जगेगा तो क्या जगेगा। अब आप कहोगे अकबर महान था, तो ये लो, ये जौहर और दुर्गावती देवी। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि आजकल की महिलाएं, जो आजकल की महिलाएं हैं, उनसे ये भी कहूंगा कि उस समय की महिलाओं से आप अपना कंपेयर कर लीजिए। आज आप वेस्टर्न कल्चर अपनाती हो, कहती हो कि ये तो फैशन है, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनती हो, जिस कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं समझ में आता है कि तन ढकने के लिए कपड़ा बनाया गया है, फैशन के लिए बनाया गया है, कुछ समझ नहीं आता। और उस समय की महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद को क्या करती हैं, जलती हुई आग में कूद पड़ती हैं, जल के अपने प्राण त्याग देती हैं, फिर भी किसी मुगल या किसी और मर्द के साथ संबंध नहीं बनाती हैं, ना ही अपने शरीर को टच होने देती हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। और आजकल की लड़कियों को देखो, तुम मॉडर्न जमाना कहती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगी और कहेंगी कि ये मॉडर्न जमाना है, वेस्टर्न पहनते हैं हम लोग। अरे इंडियन पहनो ना, इंडियन कपड़ा क्या कम है, इंडियन कपड़े में क्या दोष है। अभी मैं जानता हूं कि ये सारी बात मैं बोल रहा हूं तो मेरा विरोध भी होगा, मैं साफ जानता हूं कि जब इस देश में बाबा प्रेमानंद को नहीं छोड़ा गया तो मैं किस खेत की मूली हूं। खैर आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे छापेमार युद्ध हुए, सब कुछ किए महाराणा प्रताप ने, लेकिन महाराणा प्रताप को पता था कि एक न एक दिन अकबर जरूर करेगा। तो इन सारी चीजों से परेशान हो गया अकबर, बहुत परेशान होने लगा, यार क्या हो रहा है, जब नहीं तब मेरा सामान लूट ले रहा है, हथियार लूट ले रहा है, कभी हमें मार दे रहा है, हमारे सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा मार दे रहा है। सारी चीजें सुनकर और कर के पैसे भी सब कुछ गरीबों में बांट दे रहा है, ये क्या कर रहा है राणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में सुन सुन के उसके कान पक गए। और ये भी पता है बड़ी बुरी मौत मारता था, उसके सामने जो भी पड़ता गला काट के फेंक देते थे। उनके घोड़े के नाम के बारे में भी बताते थे अकबर को, चेतक के बारे में बताते। ये सारी चीजें बताते बताते अकबर एकदम पागल हो गया सुनते सुनते। उसने मान सिंह को बुलाया। अब देखो यहां देखो, उसने मान सिंह को बुलाया, सोचो किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन मान सिंह को बुलाता है। एक राजपूत को राजपूत से लड़वा दिया, इतना बड़ा चालाक था। और हम जैसे बेवकूफ लोग लड़ते हैं इस समाज में। हमारे देश में क्या होता है कि हमारे लोग जितने भी हैं हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म की तो बात छोड़ दीजिए, मुसलमान धर्म क्या करते हैं कि अपने आप से परेशान है, और हम भी अपने आप से परेशान हैं। पूछिए कैसे। वो क्या करते हैं, उनके कुछ मुल्ले हैं, उनके गलत बयानों से और कुछ बम फोड़ने की वजह से जो शुद्ध मुसलमान है वो भी परेशान होते हैं, आम मुसलमान है वो भी परेशान होते हैं। भैया हमारे ऊपर क्या हुआ। अब घुन वो तो होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन हिंदुओं का बिल्कुल स्ट्रेटेजी अलग है। यहाँ तो हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं। इसमें क्या कर लिए कि अपने तो बटे ही हैं, भगवान को भी अब देख रहे हैं धीरे धीरे बांट रहे हैं। भगवान को भी, भगवान श्री कृष्ण यादव कुल के हो गए, भगवान राम क्षत्रिय धर्म के अरे राजपूतों के हो गए। हाँ, और उसके बाद अब ब्राह्मणों के देवता ब्रह्मा देव हो गए। अब पता नहीं विष्णु देव से दोनों का अस्तित्व है, दोनों लोगों का स्वरूप है, उनसे कोई मतलब नहीं है। विष्णु देव को कोई नहीं पूछ रहा है, विष्णु भगवान को। ये बहुत अजीब बात है, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप में लड़ रहे हैं ये लोग। तो ये क्या करेंगे आगे चल के, कुछ नहीं। अपने बच्चों को पता नहीं क्या सीख देंगे कि बेटा हमने ऐसे किया तुम भी ऐसे करो। ये सब राजनीति है। राजनीति के चक्कर में, छोटी छोटी राजनीति के चक्कर में आप अपने आप को भूल जा रहे हो, बगल वाले को भूल जा रहे हो। बगल वाला कहीं और वोट दे रहा है तो आप भी कहीं और वोट दे रहे हो, उसमें झगड़ा भी कर रहे हो। ठीक है ना, वो कहीं और देता है, उसको कोई और पसंद है, तुमको कोई और पसंद है। अब जिस नेता को तुम दे रहे हो वोट, उसको क्या कल के डेट में आपके घर में आग लग जाएगी तो वो बुझाने आएगा क्या? कोई नहीं आएगा, किसी पार्टी का नहीं आएगा, है ना। तो आगे चलते हैं।
तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, मान सिंह को वो बुलाता है और भेजता है लगभग 50,000 की। अब हल्दी घाटी का युद्ध होगा यहाँ पे, किसका? हल्दी घाटी का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का हार हो गई थी, लेकिन ये बात सरासर गलत है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, हल्दी घाटी के युद्ध में कोई निर्णायक किसी की भी जीत नहीं हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध, जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। पहला, 18 जून 1576, 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है। कौन? हल्दी घाटी वाला। हल्दी घाटी जब युद्ध होता है तो इसमें 50,000 की सैनिक अकबर की रहती है। कितनी? 50,000। और किसको भेजता है? मान सिंह को। 50,000 सैनिक, बहुत सारे तोप के गोले, तोप, ये सारी चीजें, कम से कम 30,000 घुड़सवार, ये सारी चीजें सबको भेजता है। किसको? किसको लड़ने के लिए? किससे लड़ने के लिए? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भेजता है, और इसका सारा जिम्मा मान सिंह पे रहता है। मान सिंह पे रहता है। मान सिंह पे जब रहता है तो इसने क्या किया कि जब हल्दी घाटी के दर्रे पे आते हैं, ठीक है, जब मेवाड़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहां हल्दी घाटी का एक दर्रा पड़ता है, वहीं पे ये युद्ध हुआ। और बहुत ही वीरता पूर्वक क्या हुआ कि सामना किया। किन्होंने? किसने? महाराणा प्रताप ने। और महाराणा प्रताप की सिर्फ 5,000 की सैनिक थी। कुछ भील समाज के लोग, किसके? भील समाज के लोग भी क्या हुए थे उस समय? महाराणा प्रताप के साथ थे। ठीक है, उसके बाद राणा पुंजा भी उस समय महाराणा प्रताप के साथ थे। इतने लोग क्या किए कि महाराणा प्रताप के साथ थे। और साथ में हकीम खान सूरी, ये एक अफगानी थे जो बिहार से, मतलब जब अकबर ने बिहार पे कब्जा किया था तो इन लोगों को मार के भगाया था। तो हकीम खान सूरी ने भी क्या किया था कि इस युद्ध में साथ दिया था, हल्दी घाटी के युद्ध में। वो हकीम खान सूरी, ठीक है, हकीम खान सूरी भी साथ दिया था। और वो राणा प्रताप का तोपची था। कौन? हकीम खान सूरी। तो और इसमें क्या हुआ कि जब ये युद्ध होने लगा, काफी ज्यादा बहुत तेज होने लगा, तो इसमें क्या हुआ कि चेतक का नाम सुना है? वो भी राणा साहब के साथ था। और महाराणा साहब बहुत ज्यादा युद्ध लड़ा, बहुत रक्तपात मचने लगा। तो उन्होंने एक चीज देखा महाराणा प्रताप ने कि मान सिंह एक हाथी पर बैठा था। कहां बैठा था? एक हाथी पे। तो उन्होंने कहा कि यार ये चुट्टा कर क्या रहा है हाथिया पे? तो उन्होंने कहा कि ये मुगलों के साथ है, मेरी लड़ाई एक मुगल के साथ है, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम काहे को एक मुगल नहीं हो, तो तुम हमसे लड़ने क्यों आए एक राजपूत होके? इस बात के क्रोध से महाराणा प्रताप आगे बढ़ने लगे तो मान सिंह को आभास हो गया था ये महाराणा प्रताप आगे बढ़ रहे हैं। उसी में अकबर का एक सेनापति था। कौन? बहलोल खान। कौन? बहलोल खान। इसको बड़ी बुरी मौत मारे। बहलोल खान क्या किया कि दौड़ने लगा, ये भी उनके आगे आने लगा मान सिंह को बचाने के लिए। हम सोचा कि बचा ले। और बताया जाता है बहलोल खान के बारे में कि ये बहुत ही खूंखार था, बहुत खूंखार आदमी था। इसने क्या करता था कि ये औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें थी, तो उनको मारता ही था, उनके बच्चों को भी मार देता था, मतलब पेट से फाड़ के निकाल के। ऐसा ये दरिंदा था और काफी मोटा ताजा, मतलब ऐसा हैवी था। और दरिंदे के नाम से इतिहास में कई इतिहासकारों ने इसको दरिंदा ही घोषित किया है। ठीक है, तो ये दरिंदा था। दरिंदे ने पढ़ना स्टार्ट किया राणा साहब की तरफ कि मैं मार के और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेता हूं कि मैंने महाराणा प्रताप को मारा था। अब इसको क्या पता, ये दौड़ के आता है
और जब दौड़ के आता है तो राणा प्रताप की नजर पड़ जाती है इस पे, बहलोल खान पे। इतने गुस्से में अपने तलवार से एक ही बार में मारते हैं कि इसको ऐसे, ये मेरा सर है, यहां से मारते हैं और ये पूरा कटता ही कटता है, पूरा घोड़े सहित कट जाते हैं। सोचा कितना जोरदार मारे होंगे बहलोल खान को। सब निकल गई इनकी दरिंदगी ऊपर अल्लाह मियां के पास। 1 मिनट में ऐसे मारे, पूरा खत्म, घोड़ा भी कट गया। उसके बाद क्या हुआ कि चेतक ने छलांग लगाई और राणा प्रताप के जो मान सिंह था वो हाथी पर बैठा था, तो हाथी के पास तो उन्होंने भाला से मारना चाहा कि मैं भाले से मारूंगा मान सिंह को। तो जो चेतक था उसके हाथी पे कोई तलवार लटकी हुई थी, जिससे कि उसका पैर चेतक का पूरी तरीके से कट जाता है। यानी कि ये पैर है मान लो, तो ये ऐसे पूरा कट के गिर गया, 3 पैर का चेतक हो गया था। उसके बाद मान सिंह को इतना जोरदार मारे, लेकिन मान सिंह उसमें बच जाता है, लेकिन उसका जो हाथी चलाने वाला चालक होता है उसको लग जाता है वो भाला और वो निपट जाता है। और यहाँ पे क्या होता है उसी बीच कि चेतक का पैर भी कट जाता है। तो चेतक फिर भी इतना समझदार था कि राणा प्रताप को जब देखा कि ये घिर रहे हैं तो लेके भागना स्टार्ट किया, और लेके भागा और 30 फीट के दर्रे को पार किया और वहीं दम तोड़ देता है। कौन? चेतक। सोचो एक घोड़े ने कितनी अपने मालिक के हिसाब से कितना वफादारी की। और आजकल के लोग वफादार नहीं होते, गद्दार होते हैं। हाँ, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो उसने क्या किया कि चित्तौड़ के बाद मेवाड़ के कुछ जगहों पे अपना कब्जा जमा लिया अकबर ने। तो उन्होंने क्या किया कि ये अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ जहां वो पैदा हुए थे उसी के जंगलों में अपनी शरण ली उन्होंने, और वहीं पे अपनी सेना बनाई भील जनजाति लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ। और क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, छापा मार युद्ध जिसे मैंने बताया, तो गुरिल्ला युद्ध करते थे जिसमें गोगुंदा और दिवेर, किसका? गोगुंदा और दिवेर का ये 2 युद्ध काफी मतलब महत्वपूर्ण बताया जाता है। छोटा छोटा है युद्ध, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन ये 2 युद्ध काफी तेजी से हुए थे, और जिसमें अकबर की सेना डर के महाराणा प्रताप से भाग गई थी। और फिर उन्होंने 1585 में उन्होंने क्या किया कि चावंड को अपनी राजधानी बनाई। कौन? महाराणा प्रताप ने 1585 में। और 19 जनवरी 1597 में इन महानुभाव का निधन हो जाता है। तो ये थी महाराणा प्रताप की कहानी। लेकिन कुछ इतिहासकार कई सारी बुक्स में मैं देखता हूँ एक पैराग्राफ में महाराणा प्रताप के बारे में फिट कर दिया जाता है, और पूरे पेज का अकबर के बारे में प्रचलन किया जाता है। एक पैराग्राफ में फिट होने वाले हैं क्या महाराणा प्रताप? नहीं ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि बुक्स, आजकल का इतिहास भी हमें ठीक से, सही बात है कि इतिहास बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये था महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह ने क्या किया था, गद्दी संभाली और राज किया। फिर कभी भी अकबर की जब दिवेर का युद्ध हो गया था तो अकबर ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उलट के या फिर पलट के क्या करूं कि फिर से युद्ध का ऐलान करूं महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि उसको पता था कि अब की अगर मैं छेड़ूंगा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी दिल्ली आगरा आके रेल डालेगा हमको। ठीक है, तो ये बात, ये डर किसके पास था? अकबर के पास। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।